हेलो यार सौम्या, एक बात बताना जल्दी से। अरे क्या हुआ भाई, कितनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे तू चुप बैठ यार, जल्दी से ये बता, ये तहरी कैसे बनती है? महक को अपने नए ससुराल में परेशान देखकर सौम्या उसके मजे लेने लगती है और उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी दोस्त को उसके नए ससुराल में काम मिल ही गया। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी यहाँ जॉब लग गई हो। दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा चल बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बता जल्दी से। अरे यार तू भी ना पागल है, तहरी का क्या है, वो बस नमकीन चावल होते हैं। क्या मतलब? जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, वैसे ही बना दे उसे भी। बाद में उसको सब्जी की तरह छौंक देना और साथ में आलू डाल देना, बस बन जाएगी तेरी तहरी। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चल अब बाय, बाद में बात करती हूँ। वाह मैडम, काम हो गया तो निकल ली। अब महक सौम्या की कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगता है तहरी बनाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पूरे जोश से सब्जियां काटने लगती है, टमाटर, आलू, मटर, सब कुछ। फिर चावल धोकर कुकर में रख देती है। चलो भाई, अब ऐसी तहरी बनाऊंगी कि मेरी सासू माँ भी कहेंगी, वाह बहू वाह, क्या तहरी बनाई है। अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या बात है बहू, आजकल अपने में ही बातें करने लगी है। अरे माँ जी आप। क्या हुआ महक, तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब तुझे मैं भूत लग रही हूँ क्या? ऐसे पीछे से कोई सास आकर खड़ी हो जाए तो किसी भूत से कम थोड़ी ना लगेगी। कहाँ खो गई? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? आप तो आराम से सोफे पे बैठिए। आज मैंने ना 1 नंबर खाना बनाया है, आज तो आप बस बैठो। तभी पूजा भी किचन में आती है और महक से कहती है, क्या सोचने लगी भाभी, तहरी अच्छे से बना रही हो ना? आज तो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बताओ ना भाभी। अरे हाँ, मेरी प्यारी ननद को आज तहरी बहुत पसंद आएगी। आज तो आप खाने के साथ साथ उंगली तक खा जाओगे। हाँ भाभी, तो जल्दी से ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल रही हूँ, बहू को काम करने दे। अब चावल पक जाते हैं, फिर महक उन्हें कढ़ाई में डालकर ऊपर से सब्जियों का छौंका लगा देती है। ढेर सारा मसाला, तेल और खुद के बनाए स्वाद की तारीफ भी खुद ही करने लगती है। लो जी, ये तैयार होगी मेरी स्पेशल खुशबूदार तहरी। अब देखो सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे घर वाले थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही महक तहरी परोसती है, पहली बाइट लेते ही सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चावल की जगह दलिया परोस दिया हो। महक, ये तहरी है या खिचड़ी में रायता मिलाया गया है? क्यों, क्या हुआ? भाभी, आपने चावल को पकाया है या उबाल कर पिलाने लायक बना दिया है? नहीं तो मैंने तहरी सही से बनाई है। लेकिन बेटा ये तो बहती हुई सब्जी जैसी लग रही है, इसमें चावल ढूंढने के लिए चम्मच नहीं छलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ आप सब लोग इसको खाओ मत, पी जाओ। कमलेश की बात सुनकर सबकी हंसी के बीच महक की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली की तरफ देखने लगती है, फिर किचन की ओर चल देती है। सच में इतनी बुरी तहरी बनी? मैंने तो सही से बनाई थी, पर नहीं, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। महक किचन में खड़ी अपने में ही बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता खुद किचन में आती है और देखती है कि महक उदास खड़ी है और उसके हाथ में मोबाइल है। शायद फिर से गूगल करने की सोच रही हो। अरे बहू, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो गई? अगर तुझे तहरी बनाना नहीं आता मुझसे कहती, मैं तुझे सिखा देती। सॉरी माँ जी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, तेरा ही तो परिवार है। वैसे भी हम सब तो मजाक कर रहे थे। फिर भी माँ जी। अरे छोड़ अब ये बात, चल आज बाजार चलते हैं, तुझे असली शाही तहरी खिला कर लाती हूँ, फिर तुझे भी शाही बहू बना देंगे हम। ठीक है माँ जी। अब सुनीता और महक दोनों बाजार जाती है। वहां एक फेमस होटल में बैठकर सुनीता गर्मा गर्म शाही तहरी ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर बाद वेटर शाही तहरी लेकर आ जाता है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मजे से उसको खाती है। माँ जी मजा आ गया, ये तो एकदम जायकेदार है। इसमें तो मीठा स्वाद, तीखा तड़का, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखा, यही होती है असली शाही तहरी। अब तू जब भी तहरी बनाएगी ऐसी ही बनाना। पक्का माँ जी, अब आपकी बहू भी शाही खाना बनाने वाली बहू बनेगी। जरूर, और जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। जी जरूर माँ जी। दोनों मार्केट घूमते हैं और शॉपिंग करके रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए घर वापस लौट आते हैं। उस दिन महक को अपनी सास के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। महक बेटा, आज बाहर घूमने का मजा आया ना? हाँ माँ जी सच में, और वो शाही तहरी ना जबरदस्त थी। बिल्कुल, वो इस शहर का सबसे फेमस होटल है। अच्छा अब जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, बस वो पहले निपटा लूं।
अपनी बहू की समझदारी देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और महक किचन में। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे हुए थे, तभी अजय एक नई फरमाइश रख देता है। अरे माँ, क्यों ना आज शाम को शाही पुलाव बनवाया जाए, मेरा बहुत मन है। हाँ भैया, भाभी से कहो ना, अभी तो उन्होंने तहरी से तहलका मचाया था, अब पुलाव से पटाखा चलाएंगी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तब चलाना पटाखे। हाँ मम्मी, अपने नए और धमाकेदार पटाखों से मैं अपनी सास के तोते उड़ा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो तेरी सास तेरे तोते उड़ाएगी उसका क्या? उन तोतों को मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। अब हंसी मजाक के बीच सबकी सहमति पर महक भी शाही पुलाव बनाने की हामी भर देती है, लेकिन अंदर से तो थोड़ी ही डरी डरी हुई सी थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सौम्या को फोन करती है। हेलो सौम्या, यार शाही पुलाव कैसे बनता है, बताना जल्दी। ओहो मैडम जी, तू और तेरे ससुराल वालों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। अरे ड्रामा बंद करना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता। अच्छा, तो क्या पुलाव भी फरारी जैसा बनाएगी तू? इतनी जल्दी काहे की है? अरे यार मजाक मत कर, बस फटाफट रेसिपी बताना। चल ठीक है, अब सुन, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चावल पकाकर उनको जीरे से छौंक देना है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। बन गया तेरा शाही पुलाव। बस इतना सा काम? हाँ यार, ऐसा नहीं कर लेगी तू। ओके डन, आज सबको शाही पुलाव खिला के ही दम लूंगी। ठीक है ठीक है। फिर शाम होती ही महक पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार वो सारी चीजें नाप तोल कर डालती है। जीरे का तड़का, घी, हरी मिर्च, काजू बादाम और ढेर सारा घी। घर में चारों तरफ पुलाव की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो लग रहा है पड़ोसी भी हमारे घर खाने आ जाएंगे। क्या खुशबू है। लगता है आज बहू के हाथों में सच में जादू आ गया है। महक ने पूरी मेहनत से शाही पुलाव बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसने लगी। जैसे ही थाली सबके सामने पहुंची, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पुलाव की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे वाह महक जी, आपने तो नया इतिहास रच दिया। ये शाही पुलाव है या जीरा राइस का भूत? भाभी, इसमें शाही कहाँ है? इसमें तो सिर्फ घी और जीरा नजर आ रहा है। अरे बेटा, तूने कहा था शाही पुलाव, ये तो सीधे साधे चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये शाही पुलाव ही है। स्वाद तो चखिए, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी हम तो कटोरी में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं। महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर अजय कहता है, अरे यार महक, आज मेरा शाही पुलाव खाने का कितना मन था, तुमने सब बेकार कर दिया। हाँ भैया, शाही पुलाव तो छोड़ो, खाली पुलाव तक नहीं बनाया है। अरे कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई है, शुरुआत में तो गलतियां सबसे होती है। आज पहली बार पापा जी ने मेरा सपोर्ट किया। सच में वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। ये सब सोचकर महक ने मन में ठान लिया कि वो अब दिल से सीखेगी और ससुराल में सबका दिल जीतेगी। उसने साफ सफाई, टाइम पे चाय देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी ये आदतें देखकर सभी घर वाले उससे खुश रहने लगे। फिर एक दिन अजय ने ऑफिस से आते ही कहा, सुनो महक, आज कुछ स्पेशल बनाओ ना। बताइए, क्या खाना है आपको? मेरा तो दाल मखनी खाने का बहुत मन है। दाल मखनी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। इस बार महक ने अपनी दोस्त को फोन नहीं किया, सीधे यूट्यूब खोला और दाल मखनी की रेसिपी देखने लगी। उसने पूरे जोश से रेसिपी फॉलो की और शाम को पूरे ध्यान से दाल मखनी बनाई। उसके बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सबको खाना परोसने लगी। आज सबको मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर मजा आ जाएगा, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे ही थाली सबके सामने पहुंचती है, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दाल मखनी की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट गई। अरे वाह महक जी, आपने तो आज भी नया इतिहास रच दिया। ये दाल मखनी है या दाल चावल का भोग? भाभी, इसमें मखनी कहाँ है? इसमें सिर्फ दाल और चावल नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, तूने कहा था दाल मखनी, ये तो सीधे साधे दाल चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये दाल मखनी ही है। स्वाद चखिए ना, आपको पक्का मजा आएगा। हाँ, वैसे भी हम तो दाल में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं, फिर इसके स्वाद का क्या ही बोलूं। अब महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अजय नाराज होकर कहता है, चलो सब होटल चलते हैं, आज महक को दाल मखनी की सैर करवाई जाए। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो बेटा, आज तुझे असली दाल मखनी दिखाते हैं। वाह, आज मजा आएगा। जब सब होटल में पहुंचे तो वहां महक ने देखा कि शाही दाल मखनी में देसी घी की महक थी, ऊपर से बादाम, काजू, किशमिश और खुशबूदार मसाले जो वाकई में रॉयल फील दे रहे थे। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। ओहो, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है।
अब समझ में आया, ये होती है शाही दाल मखनी। इसमें पड़ता है महंगा महंगा माल, तब बनती है ये, क्योंकि शाही नाम के साथ शाही स्वाद भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, सीखते सीखते ही आएगा, लेकिन अब मेहनत भी शाही होनी चाहिए, समझे बहू? जी माँ जी, समझ गई। महक को अब लगने लगा कि अच्छा खाना महंगे मसालों से ही बनता है। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी कि उसने अच्छा खाना बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन शाम को सुनीता ने सबसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए शाही बिरयानी नहीं खाई, क्या कहती हो? मैं बनाऊंगी ना माँ जी, ऐसी शाही बिरयानी कि आप सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। उंगलियां तो छोड़, देखो कि शाही बिरयानी बिरयानी लगती है या फिर तुम कोई और नया आविष्कार कर दोगी। महक का कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता को शक भी होता है और थोड़ा भरोसा भी। उसने पड़ोसियों से कह दिया कि उसकी बहू कल शाही बिरयानी बना रही है, आप भी आ जाइएगा टेस्ट करने। इधर महक ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी आप कल आ जाना, मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ आपके लिए भी। अच्छा चल, फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी ने रसोई में राज करना सीख लिया है या बस नाम ही शाही है। महक के मुंह से शाही बिरयानी बनाने की बात क्या निकली। उसकी ये बात न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले और मायके तक पहुंच गई। हर कोई अब उससे उम्मीदें बांधे बैठा था। ये सोच सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे लगा कि मामला तो सीरियस हो गया है। अरे यार, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं शाही बिरयानी बना दूंगी, अब सब जगह बात फैल गई है। अरे पगली, तो डर क्यों रही है? नॉर्मल नमकीन चावल बना, उसमें सब्जियां डाल दे, ऊपर से थोड़े काजू बादाम, बस शाही बिरयानी हो जाएगी। ओके ओके, मतलब तड़का पुलाव टाइप। हाँ वही, और ध्यान रखना सब्जियां सही से काटना, सब कुछ बारीक और एक साइज का। यार थैंक यू, अब मैं किचन में जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। महक पूरे जोश में किचन में जाती है। वहां तुरई, टिंडा, घुइया, भिंडी, आलू, मतलब उसने जो भी सब्जियां देखी थी दिखती है वो सारी काट लेती है। फिर सबसे महंगी देसी घी की बोतल और ब्रांडेड काजू बादाम पिस्ते का डब्बा ऑर्डर करके मंगा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला सारा सामान लेकर आ जाता है। बिल देखकर सास के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये 5350 का बिल, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? माँ जी, शाही बिरयानी बनेगी तो ये महंगा आइटम तो उसमें पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चल बना देखती हूँ कितनी शाही बिरयानी बनाएगी। आज जो बना दिया वही इतिहास बन जाएगा, और अगर इतिहास ना बना तो मेरा मजाक तो पक्का बन जाएगा। अब सबसे पहले वो नमकीन चावल बनाती है, फिर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देती है और ऊपर से देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। पूरा घर महकने लगता है। खुशबू तो इतनी तगड़ी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। वाह महक बेटा, आज तो लगता है जैसे घर ही होटल बन गया है। हाँ भाई, आज तो लग रहा है असली शाही खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब। शाम होते होते सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी बुला लिए गए और महक की माँ भी आ गई। महक जब ढक्कन हटाती है तो खुशबूदार भाप और ऊपर से फैले काजू बादाम सबका मन मोह लेते हैं। ओहो, लग रहा है आज तो महक सबका दिल जीत लेगी। जो खाएगा वो इस शाही बिरयानी को कभी भुला ना पाएगा। वाह भाभी, क्या लाइन मारी है, जबरदस्त। महक सबसे पहले अपनी सास की थाली में बिरयानी परोसती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और नीचे से चावल निकलते हैं। सब अब तक तो खुश थे, लेकिन जैसे ही सब्जियां आई सबकी शक्लें उतर गई। बेटा ये क्या रखा है? भिंडी, घुइया, टिंडा, ये शाही बिरयानी है क्या? माँ जी, यही शाही बिरयानी है, सब्जियों वाली, हेल्दी वर्जन। हेल्दी नहीं, हेल्पलेस बना दिया मैं। खाने की इच्छा ही चली गई अब तो। और बिरयानी में भिंडी, घुइया, टिंडा ये सब कौन डालता है? भाभी ये क्या बना दिया? ड्राई फ्रूट की ऊपर तुरई, अत्याचार है ये तो। अरे सब्र करो ना, असली टेस्ट नीचे है। अब हर थाली में वही, ऊपर से चावल, बीच में काजू और नीचे सब्जियां। कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। महक की माँ भी चुप नहीं रह पाई। अरे बेटा, मुझसे ही पूछ लेती कौन सी बिरयानी में टिंडा डाला जाता है। अरे मम्मी, मेरे दोस्त ने कहा था ऐसी बनती है। बेटा, दोस्तों से ये सब नहीं पूछा जाता। अपनी सास से क्यों नहीं पूछती? उनसे पूछती तो ये सब्जियों का जंजाल न बनाती। मम्मी जी, ये सब्जियों का नहीं, जी का जंजाल बन गया है। बहुत हुआ, अब तू रहने दे, तुझे ये सब नहीं आता, छोड़ दे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। महक का चेहरा उतर चुका था। वो एकदम चुप हो गई और रोने लगी। तभी उसके ससुर बोल पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और तुम लोग मजाक बना रहे हो। पर पापा, अरे कभी पुलाव में बिरयानी बन जाती है, कभी तहरी में पुलाव। स्वाद तो नियत से आता है ना। और तुम लोग खाने में इतना 3-5 करोगे तो यही होगा ना।
अरे पर लेकिन ये मुझसे भी तो पूछ सकती थी। बेटा जैसा तुझे आता है वैसा बना, बस मन से बना, वरना पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में पुलाव यही होता रहेगा। हाँ बेटा जो भी बना प्यार से बना, अब से हम टेस्ट कम और तारीफ ज्यादा करेंगे बस। ये सुनकर महक मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। उसके बाद ससुर जी ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। ये देखकर सब खुश हो गए। रायपुर में प्रेमा अपने माता पिता चित्रा और राजन के साथ रहा करती थी। उनका छोटा सा सुखी परिवार था। मम्मी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? कहाँ क्या मतलब, बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं चली जाऊंगी ना। नहीं ऐसे नहीं जाना है, बताकर जा कहाँ जा रही है। इकलौती लड़की है हमारी और हमें ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। पापा देखो ना मम्मी क्या बोल रही है। अरे भाग्यवान, तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई क्या सहेलियों के साथ? तुम्हें हमेशा पता होता था कहाँ जा रही हो। हाँ बस शुरू हो गई आपकी वकालत। तो मेरी भी बात सुन लीजिए, वो जमाना और था, ये जमाना और है। यस मम्मी, वो जमाना और था। उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, आजकल मोबाइल होते हैं। मैं जहाँ जाऊंगी आपको अपडेट कर दूंगी। ओके? हाँ ये सही रहेगा। अब तो खुश होना भाग्यवान। हाँ बहुत खुश हूँ, मुझे लड्डू पेड़े मिल गए ना, जो खुश हो जाऊंगी मैं। फिलहाल ठीक है, जाओ पर अपडेट करते रहना कहाँ जा रही और कब तक लौटोगी। ठीक है मेरी माँ। प्रेमा अपनी सहेलियों के साथ चली गई, लेकिन चित्रा को उसकी चिंता लगी हुई थी और इस चिंता के चलते वो प्रेमा पर बहुत सख्ती करती थी। एक दिन प्रेमा खरीदारी करके वापस लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कुछ सुंदर सलवार सूट खरीदे थे, लेकिन उसके साथ ही पहली बार एक जींस और टॉप भी ले आई थी। उसे ये पहनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये बात उसकी माँ चित्रा को कैसे पसंद आती। अरे वाह, कितने सुंदर सूट लाई है तू, यही तो चाहिए एक संस्कारी लड़की को, रंग भी कितने प्यारे हैं। जैसे ही बैग से जींस और टॉप बाहर निकलता है, चित्रा का चेहरा सख्त हो जाता है। ये क्या निकला, ये किसके लिए लाई हो? हमारे घर में तो कोई लड़का नहीं है जो ऐसे कपड़े पहने। मम्मा ये मैंने अपने लिए लिया है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम इतनी बेशर्म हो गई हो कि जींस टॉप पहनकर घूमोगी। हमारे घर की लड़कियां ऐसे नहीं घूमती। मम्मी इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, आजकल हर लड़की पहनती है। हाँ, और आजकल की लड़कियां घर वालों की इज्जत का कबाड़ा भी कर रही है। तुम उन्हीं में से बनना चाहती हो? पापा कुछ कहिए ना मम्मा को। अरे भाग्यवान, जमाना बदल रहा है, लड़कियां भी। आप चुप रहिए, तुम्हारी परवरिश देख रही हूं मैं, घर की इकलौती बेटी और ये हाल। प्रेमा फौरन ये जींस टॉप वापस करके आओ। मम्मा प्लीज। नहीं, ये कपड़े घर में नहीं रहेंगे। आखिरकार प्रेमा को भारी मन से वो जींस टॉप लौटाने बाजार जाना पड़ा। लौटते समय उसका मन बुझा बुझा सा था। तभी रास्ते में उसे संगीता मौसी मिल गई, जो 2 घर छोड़कर ही रहती थी। अरे बेटा ये क्या हाल बनाकर रखा है, कोई चोरी करते पकड़ी गई हो क्या? मौसी मैं कुछ जींस टॉप लाई थी, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती वापस करवा दिया। ओह अच्छा किया, वैसे भी ना हमारे घर की लड़कियां ऐसे फूहड़ कपड़े नहीं पहनती। मौसी ये फूहड़ कैसे हो गए? अरे जरा भी अकल नहीं है क्या तुझे? हमारे लड़कियों को साड़ी सलवार ही शोभा देता है, ये फैशन वैशन बाद में करना जब ससुराल चली जाएगी। संगीता अचानक प्रेमा के हाथों की चूड़ियों पर नजर डालती है। ये क्या, इतनी सारी चूड़ियां? हाँ तो मुझे चूड़ियां पहनना पसंद है। पसंद है तो क्या शादी से पहले ही हाथ भर लोगी? जमाना क्या सोचेगा कि तेरी शादी हो चुकी है। जमाना क्या सोचेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अक्ल रखो दिमाग में। अभी चल, मैं तेरी मम्मी से शिकायत करती हूँ। संगीता ने प्रेमा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगी। हाय राम, मैं किस मुसीबत में फंस गई। घर पहुंचते ही संगीता ने चित्रा को पुकारा और चिल्लाकर कहने लगी, चित्रा देख तेरी लाडली बेटी क्या गुल खिला रही है, शादी से पहले ही हाथ भरकर चूड़ियां पहन रही है, पता नहीं जमाना क्या कहेगा। हे भगवान, इस लड़की को ले जाए कोई। अच्छा अब मैं चूड़ियां भी नहीं पहन सकती, तो क्या नंगे हाथ लेकर घूमूं? अरे इतनी तीखी जुबान हो गई इसकी। जरा भी शर्म नहीं है इसे, अब ये हमको सिखाएगी कैसे रहना है। प्रेमा को दोनों औरतों के बीच घिरा देखकर और कुछ न सूझा। झुंझलाकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। भगवान ये कैसा घर है। प्रेमा अभी तक अपनी माँ और मौसी से परेशान थी, लेकिन जैसे उसने थोड़ी राहत की सांस ली, उसकी अगली गली में रहने वाली नानी यामिनी अचानक उनके घर आ धमकी। नमस्ते नानी। हाय राम, ये कैसी तमीज है,
हाथ जोड़ दिया पर पैर नहीं छुए। आजकल की लड़कियां तो संस्कार गिरवी रखकर पैदा होती है। ए चित्रा, ये परवरिश दी है तूने? जब माँ बाप ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो यही होगा। अरे नानी, अभी छूती हूँ ना आपके पैर। अरे रहने दे, अब क्या फायदा, जब जरूरत थी तब किया नहीं, अब ड्रामा कर रही है। यामिनी का हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हो चुका था। उधर चित्रा को भी और गुस्सा आ गया और उसने फिर से प्रेमा को सुनाना शुरू कर दिया। तेरे तो पंख निकल आए हैं, अब तू पैर छूना भी भूल गई। क्या यही सिखाया हमने? अरे वाह, कल जीन्स टॉप पहनने की जिद, आज पैर छूने से परहेज। बस एक दिन ये हमें घर से ही निकाल देगी। मम्मी मौसी, अब बस भी करो, हर बात पर टोका टोकी मत किया करो। अब माँ बेटी हमें ही बोलेंगी। अच्छा, ये संस्कार आए कहाँ से? जरूर ये मोबाइल और उन फालतू सहनियों का असर है। प्रेमा अब पूरी तरह चुप हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे तो क्या कहे। हर तरफ से ताने मिल रहे थे। आखिरकार वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रात में जब सभी खाने के लिए बैठे तो माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया। अच्छा, ये बताओ आज प्रेमा ने क्या बनाया? अरे माँ, इसने कुछ भी नहीं बनाया, ये तो किचन के पास भी नहीं फटकती। क्या? इतनी बड़ी हो गई, शादी की उम्र हो गई और इसे रसोई कर भी नहीं आता? फिर तो ससुराल में हमारे नाक कटवा देगी। सच में ये लड़की तो हाथ से निकल रही है। मैं तो इसे कब से कह रही हूँ सीख ले, लेकिन इसे तो बस अपनी मर्जी चलानी है। अब खाना बनाना ना आए तो भी ताने, मतलब कोई भी बात हो, कटघरे में मैं ही रहूंगी। अब बहुत हो गया, कम से कम खाने के समय तो शांति रखो। बच्ची का जीना मुश्किल कर रखा है अब तीनों ने। राजन की बात सुनकर तीनों चुप हो गई, लेकिन प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर प्रेमा ने तुरंत अपनी सबसे करीबी सहेली को फोन लगाया। यार, मैं तंग आ गई हूँ। मम्मी, मौसी और नानी तीनों किसी न किसी बात पर ताने देती रहती हैं। अरे यार, ये तो गलत है। मुझे इस घर से निकलना है। मैं बस जल्दी से शादी करके कहीं दूर चली जाऊं। कम से कम वहां एक ही सास होगी, यहाँ तो 3-3 सासें मिली है। हाँ, जल्दी शादी कर ले। मैं भी ना तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, वो भी सजी धजी महारानी की तरह। महारानी नहीं, भगोड़ी बनकर जाऊंगी यहाँ से। तू भी ना प्रेमा, चल अब गुस्सा थूक दे, बता कैसे चल रहा है सब। समय बीतता गया और अंततः चित्रा और संगीता ने प्रेमा के लिए एक अच्छा लड़का खोज लिया, संजय। जब शादी हुई तो सभी रिश्तेदारों ने तारीफों के पुल बांध दिए। बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, संस्कारी भी है। हाँ बहन जी, बस हमारी बेटी का भाग्य है। भाग्य तो संजय का भी होगा, जो उसे हमारी प्रेमा जैसी पत्नी मिलेगी। हाँ, ये बात भी सही है आपकी भाई साहब। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन प्रेमा मन ही मन सिर्फ विदाई के दिन का इंतजार कर रही थी। जब विदाई का समय आया तो आम दुल्हनों की तरह उसने रोने का नाटक भी नहीं किया। हाय राम, कैसी लड़की है, जरा भी नहीं रोई, लगता है जैसे जेल से छूटकर जा रही हो। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी इसे मायके छोड़ने का कोई दुख नहीं है। हाँ, अब ससुराल में जाकर पता चलेगा जब वहाँ इसकी सास इसे काम पर लगाएगी। ऐसी लड़कियों को उनकी सास ही सुधारती है। प्रेमा ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये मेरी आखिरी बार की सुनवाई है, उसके बाद मैं फ्री। इस टाइम जितनी बकवास करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। ससुराल पहुंचते ही प्रेमा का भव्य स्वागत हुआ। सास रामकली, पति संजय और बाकी परिवार वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। संजय एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति निकला। मुझे आपके जैसा ही पति चाहिए था, जो समझदार हो और हर बात को अच्छे से समझे। और मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, जो मुझे भी खुश रखे और खुद भी दिल से खुश रहे। अपनी तो राम मिलाई जोड़ी है। चलो अच्छा, अब हंसना बंद करो। किसी रिश्तेदार या मम्मी ने देख लिया तो कहेंगी, नई बहू का ऐसे खुलकर हंसना अच्छा नहीं होता। सॉरी। प्रेमा को महसूस हुआ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सपनों जैसी होने वाली है, लेकिन ये ख्याल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि अब पहली रसोई का समय आ गया था। लेकिन जब वो कमरे से निकलकर सबके सामने पहुंची तो वहां एक नहीं बल्कि 5 सासें उसका इंतजार कर रही थी। सास रामकली, ताई सास लीलावती, मौसी सास नूतन, बुआ सास मीरा और दादी सास माला। बहू, पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना शुभ होता है। जी।
लेकिन याद रहे ज्यादा मीठा मत डालना, मुझे शुगर है। ओह ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बहुत ज्यादा भी मत बनाना, बचा हुआ खाना अपशगुन होता है। ओह अच्छा ठीक है। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तो क्या तू खुद को हमसे ज्यादा समझदार समझती है कि हमारी मदद भी नहीं लेगी? अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि आपको परेशानी ना हो। हाँ ठीक है। प्रेमा जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उसकी दादी सास की आवाज आई, बहू, किचन में पहला कदम हमेशा दाया रखना, वरना शुभ हो जाएगा। जी पता है। क्या? नहीं, जी बिल्कुल। प्रेमा का सिर चकरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से गाजर का हलवा बनाया, जिसे सबने अलग अलग कमियां निकाल कर खाया। जैसे ही सारा खाना खत्म हुआ, प्रेमा ने राहत की सांस ली। चलो अब तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगली सुबह प्रेमा 8 बजे उठी। उसे लगा कोई खास बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, सास रामकली भड़क उठी। अरे बहू, हमारे घर में औरतें सुबह 5 बजे उठती है, तुम तो राजा महाराजा की तरह सो रही हो। इतना देर से उठोगी तो घर में बरकत कैसे होगी? और सारे काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे मायके से कोई नौकर आएगा? जी मुझे माफ कर दीजिए, कल से जल्दी उठ जाऊंगी। याद रखना, यह घर तुम्हारा ससुराल है, होटल नहीं। प्रेमा को एहसास हुआ कि उसका ससुराल भी मायके से कुछ कम नहीं है। वो फटाफट किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के लिए पराठे बनाए। उसने पराठे जैसे सर्व किए तो उसकी ताई सास ने दन दनाते हुए एंट्री ली। अरे ताई जी, सुबह सुबह यहाँ? हाँ तो वो पिछली गली में ही तो रहती है, तो आ गई। आइए दीदी, पराठे खा लीजिए। हाँ आती हूँ। लीलावती ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा तो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, ये कोई पराठा है? आजकल की लड़कियां कुछ सीख कर ही नहीं आती। अरे बेटा, पराठा बनाना सीख कर आती तो अच्छा होता, अब ससुराल में सीखेगी ये भी। ये तो मेरे मायके जैसा ही माहौल बन गया है। कहाँ खो गई? इतने भी तमीज नहीं कि अपनी सास और ताई सास को जवाब भी दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी में पराठे बनाने में गड़बड़ हो गई। कल से अच्छे बनाऊंगी। देखते कल कौन सा तीर मारती हूँ। अगले दिन प्रेमा पास की सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे प्रेमा। प्रेमा ने मुड़कर देखा तो सामने बुआ सास मीरा खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि ये मार्केट के पास ही रहती है। वो तुरंत उनके पैर छूने झुकी। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ बुआ जी? हुआ ये कि तेरी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और तू ऐसे घूम रही है जैसे कोई कॉलेज की छोकरी हो। लाल बिंदी कहाँ गई, चूड़ा कहाँ है, और ये दुपट्टा, उफ, ये तो तेरी साड़ी से ज्यादा पीछे चल रहा है। प्रेमा कुछ कहनी जा रही थी कि मीरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। हाँ जानती हूँ मैं, तेरे ससुराल में तुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बहू की ठाठ है, बस जो मन करे करो। पर सुन बहू, समाज देखता है, लोग बातें बनाते हैं। अगली बार ध्यान रखूंगी बुआ जी। अगली बार क्यों? आज से क्यों नहीं? जी आज से ही। मीरा ने सिर हिलाया और चली गई। प्रेमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में ख्याल आया, मायके और ससुराल में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। उसी शाम प्रेमा घर के सामने वाले पार्क में ताजी हवा खाने गई तो किसी ने उसे बुलाया। अरे बहू, अकेली क्या कर रही है यहाँ? प्रेमा ने चौंक कर देखा तो वो उसकी मौसी सास नूतन थी, जो कि पार्क के दूसरे साइड रहा करती थी। अब बस यूं ही ताजी हवा लेने आई थी। हवा लेने? ये कोई नए जमाने का रिवाज है? नई नवेली बहू होकर ऐसे अकेले पार्क में बैठी हो, लोग क्या कहेंगे? और ये लड़की लोग, उफ। अरे बहू, तुझे मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी। है? देखो जरा, ऊपर से जवाब भी देती है। मीरा ने बताया तू बाजार में भी ऐसी ही घूम रही थी, चूड़ा चुनरी कुछ नहीं? जी मैंने वादा किया था कि आगे से नहीं, अभी से चल घर चल। प्रेमा ने मन ही मन कसम खाई कि अब मैं बाहर जाऊंगी ही नहीं। रात हुई तो दरवाजे पर जोरदार आवाज आई, बहू, मैं तेरे हाथ के राजमा चावल खाने आई हूँ। अब वो मुंह में कुछ फंस गया है क्या? बोल सही से। मुझे राजमा चावल बनाना नहीं आता। क्या कहा तूने? हे भगवान, ये कौन से घर से लड़की ले आई मैं। तभी घर में एंट्री हुई नूतन, मीरा और लीलावती की। लड़कियों को इतनी भी अकल नहीं होती कि शादी से पहले राजमा चावल बनाना सीख ले। ये ख्याल तो माँ को रखना चाहिए था,
पता नहीं बिना सिखाए कुछ कैसे भेज दिया। मैं सीख लूंगी। अभी सीख, इसी वक्त। और ये साड़ी कैसी पहनी है तूने? घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती इससे। गहनों का क्या, मंगलसूत्र इतना पतला कि माचिस की तीली लग रहा है। बस चम्मक चल्लो की तरह मटकना आता है। अब तो प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात का समय। प्रेमा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, माथे पर शिकन और आंखों में आंसू। संजय, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अरे क्या हुआ? अभी तो आई हो इस घर में, इतनी जल्दी परेशान? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? बताती हूँ। मेरी एक सास है जो मुझे ताने मारती है। चलो कोई बात नहीं, हर सास अपनी बहू को ताने मारती है, लेकिन फिर घर के पीछे वाली ताई सास जो बिना वजह कुछ न कुछ बोलती रहती है, फिर बाजार के पास वाली बुआ सास और पार की दूसरी तरफ रहने वाली मौसी सास, और हद तो तब हो गई जब पड़ोस वाली दादी सास भी ताने मारने लगी। प्रेमा का गला भर आया, आंखों में आंसू छलकने लगे। संजय ने उसे पास खींचकर गले लगाया और धीरे धीरे पीठ थपथपाई। अरे बाबा शांत हो जाओ। देखो मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन ये सब हमेशा से ऐसे ही रही है। असल में ये एक दूसरे से भी उलझती रहती थी। अब तुम आ गई हो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकाल रही हैं। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? अरे नहीं पगली, एक काम करो, इनकी बातें मानना शुरू करो, थोड़ा सा इनकी सेवा कर दो। ये प्यार की भूखी हैं। जब तक तुम इनके लिए अच्छा करोगी तो ये तुम्हें भी अपने जैसा ही मानने लगेंगी, फिर देखना ताने मारना छोड़ देंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें इस घर से लेकर चला जाऊंगा। अगली सुबह प्रेमा ने कमर कस ली। सबसे पहले वो रसोई में गई और अपनी सास रामकली और दादी सास लीलावती के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए। अरे वाह, आज तो बहू ने हमारे लिए पराठे बनाए। मक्खन भी लगाया है बहू, तो बड़े काम के निकले। इसके बाद संजय के साथ वो अपनी बुआ सास से मिलने गई, पूरी तरह से सजी धजी, सिर पर पल्लू और मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए। अरे बहू, तू तो बड़ी बदल गई। बस आपकी कृपा है। इसके बाद मौसी सास के घर पहुंची। इतने अच्छे से तैयार होकर आई हो, और ये मिठाई क्या बात है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है, सोचा आपको भी मिठाई खिला दूं। बुआ सास और मौसी सास एकदम खुश हो गई। अब बस दादी सास बची थी, उनको उसने राजमा चावल बनाकर खिलाए। राजमा चावल तूने खुद बनाए? हाँ जी, आपके लिए। अरे तू तो बड़ी नेक निकली। प्रेमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 5 सासें जो जीत ली थी, अब वो उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। प्रेमा ने रियलाइज करा कि संजय की बात सही थी, और थोड़े बहुत ताने देना तो सासों का हक है, क्यों? निर्मला देवी ने अभी कुछ समय पहले ही अपने छोटे बेटे की शादी शीना नाम की एक मॉडर्न, यानी कि यूं कहिए कि आजकल की मॉडर्न जमाने वाली लड़की से करवा दी। लेकिन निर्मला देवी की बड़ी बहू राधा ठहरी एकदम सिंपल सीधी सादी। अब दोनों देवरानी जिठानी का सिंपल और मॉडर्न अवतार जब आपस में टकराता है तो देखते हैं घर में आए दिन क्या भूचाल आता है। आ गई मैडम जी अपने बिस्तर से निकलकर। वैसे इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? सबके लिए नाश्ता तो मैंने बना ही दिया है। थोड़ी देर और मत आती तो मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही ले आती। बेफिजूल में तुमने कष्ट किया। कोई बात नहीं दीदी, अब आपको इतना परेशान करना भी तो अच्छा नहीं लगता। आपको मेरे कमरे में नाश्ता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाश्ता तो मैं सबके साथ ही कर लूँगी। देखो तो ज़रा, थोड़ी सी भी शर्म हो इसके अंदर। यहाँ मैं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करके नहा धोकर अकेले सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और ये मैडम जी अब नीचे उतर कर आ रही है और फालतू की बकवास भी कर रही है। मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल। यहाँ घर की छोटी बहू की तरह कायदे से रहना होगा। कल सुबह तुम भी मेरे साथ जल्दी उठोगी और मेरे साथ घर का सारा काम करवाओगी। अच्छा ठीक है, देखूंगी। ये बताइए आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत दिनों से नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी नहीं बनी थी, तो वही बनाई है। ओह माय गॉड, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना। कम से कम ब्रेकफास्ट तो कुछ हेल्दी बना लेती आप, जिसमें थोड़ा प्रोटीन होता, थोड़े कार्ब्स होते और थोड़ा हेल्दी फैट होता। आपने तो ये पूरा ही अनहेल्दी फैट का भंडार बना दिया। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी इसे। अच्छा,
कमी तो ऐसे निकाल रही है जैसे तूने जल्दी उठकर सबके लिए न जाने ऐसा कौन सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना दिया हो। कभी सुबह की चाय भी बना कर दी है तूने किसी को, और आई बड़ी इसे अनहेल्दी बोलने वाली। आज भी तुझसे ज्यादा ताकत है मुझ में, और मैं ना तेरी तरह ये रूखा सूखा नहीं खाती। बचपन से मेरी माँ ने ऐसा तेल घी और मसाले वाला खाना ही खिलाया है मुझे, इसी में असली ताकत है। और सब आज नाश्ते में यही खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सबके लिए हाई प्रोटीन स्मूदी बनाती हूँ, वो सबके लिए हेल्दी रहेगी, बस 5 मिनट में बन जाएगी। अच्छा, तब इतने सारे खाने का मैं क्या करूं? अब ये बन गया है तो सब वही खाएंगे, और वैसे भी तुम्हारी उस स्मूदी से किसी का पेट नहीं भरने वाला। नहीं, ब्रेकफास्ट में बनेगी तो हेल्दी स्मूदी ही। मैंने बोला ना, मैंने आलू पूरी बनाई है तो सब वही खाएंगे। हर रोज़ किसी न किसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई होती ही थी। आज मुद्दा मिल गया उन्हें नाश्ते पर लड़ाई करने का। वहाँ बेचारी निर्मला देवी और दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर भूखे बैठे थे, और यहाँ पर दोनों बहुएं लड़ने से बाज नहीं आती, तो बेचारी निर्मला देवी को ही किचन में जाना पड़ता है। हे भगवान, अरे बंद भी करो अपनी ये लड़ाई। वहाँ हम सबका भूखे मारे बुरा हाल हो रहा है, और तुम हो कि सुबह सुबह लड़ना शुरू कर दिया। अरे जल्दी से सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। अरे मैं तो कब से नाश्ता लेकर आना चाह रही हूँ, ये मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रही। मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई है तो कह रही है अब मैं सबके लिए प्रोटीन वाली स्मूदी बनाऊंगी। हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ? अपने ससुराल वालों को ये उल्टा सीधा खाना खिलाकर बीमार थोड़ी ना होने दूंगी। आज ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाली स्मूदी तो बनेगी ही, ये आलू पूरी कोई नहीं खाएगा। तुम अरे चुप करो दोनों, एक नाश्ते के ऊपर सुबह सुबह इतनी बहस। जो भी बन गया है जल्दी से ले आओ, और हाँ, जिसको भी सुबह का नाश्ता बनाना होता है वो सुबह जल्दी उठकर किचन में काम करने लग जाए, वही ज्यादा अच्छा होगा। वाह मम्मी जी, मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप ये मुझे कह रही हो। एक तो मैंने आप लोगों की हेल्थ के बारे में सोचा, ऊपर से आप मुझे देर से उठने के लिए ताना दे रही हो। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है राधा दीदी, आप इतनी जल्दी नहीं आती तो कुछ नहीं होता। अरे इसमें मेरी क्या गलती? चुप, एकदम चुप, जल्दी से नाश्ता लगाओ। ठीक है माँ जी, बस अभी लगाती हूँ। बहुत खुश हो रही हूँ ना दीदी, आप देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। राधा जैसे ही खाना निकालने के लिए कैबिनेट से बाउल निकालने लगती है, तभी शीना उससे नजरें बचाकर सब्जी में नमक की पूरी छोटी डिब्बी ही उड़ेल देती है। राधा टेबल पर खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे छे 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 छे, ये क्या खिला दिया राधा बहू तूने? सब्जी में इतना नमक, पूरे महीने भर का नमक खाने में एक ही बार में डाल दिया है क्या? इससे अच्छा होता कि हम वो शीना बहू की प्रोटीन वाली स्मूदी ही पी लेते। क्या पीते? अरे प्रोटीन स्मूदी। क्यों पीते प्रोटीन स्मूदी? और खाने में इतना नमक कहाँ से आ गया? मैंने तो नॉर्मल नमक ही डाला था सब्जी में। अब कहाँ से आया कहाँ से नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अब इस खाने को कोई नहीं खा सकता। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो, बनाने दिया होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये सब तुमने किया है? अरे मैंने ऐसा कब बोला? क्या छोड़िए, मैं तो बस ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। शीना बड़े ही नखरे में सबके लिए प्रोटीन स्मूदी बनाकर लाती है, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाली होती है वैसे ही राधा जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक करती है और शीना को धक्का देकर सारी की सारी स्मूदी फर्श पर गिरा देती है। ये क्या किया आपने? जानबूझकर लड़खड़ाई आप देखा मैंने। हे भगवान, मैं भला क्यों जानबूझकर लड़खड़ाऊंगी? एकदम से साड़ी के पल्लू में पैर अटक गया मेरा। अरे तुम दोनों को जो करना है करते रहो, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, वही कर लेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ तो हर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही रहता है। मिल गई ना दोनों को तसल्ली? अपनी लड़ाई के बीच में हमेशा सबको पीसती हो। तुम दोनों की दोनों एक जैसी हो। क्या मैं और इसके जैसी? क्या कर रही हो आप मेरे जैसे कभी बन भी नहीं सकती। कभी देखा है खुद को कितनी ओल्ड फैशन हो और मैं कितनी मॉडर्न? आपको तो आजकल के मॉडर्न ज़माने के कपड़े तक पहनने नहीं आते, अरे खाना तक बनाना नहीं आता। ओ मैडम जी, मेरे कपड़े ना तुमसे लाख गुना बेहतर होते हैं। मेरी एक एक साड़ी 10-10 दुकानों से छांट कर लाते हैं मेरे रोहन जी। और बात रही खाना बनाने की, तो वो तो सब जानते हैं कि कौन कैसा खाना बनाता है। घूम फिर कर तुम्हें उस प्रोटीन स्मूदी के अलावा बनाना ही क्या आता है? आप ना, अरे चुप करो दोनों। तुम दोनों की लड़ाइयों से मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हटो और मुझे मेरे कमरे में जाने दो। घर पर इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें धो लो।
पिछली बार सारे गंदे कपड़े मैंने धोए थे, इस बार सारे कपड़े यही धोएगी। मैं अकेली? क्यों क्यों? पिछली बार जब तुम सर दर्द का बहाना करके भाग गई थी तब सारे कपड़े मैंने अकेले नहीं धोए थे ना, तो अब बारी तुम्हारी है। हाँ शीना बहू, आज तू ही सारे कपड़े धोएगी। हाँ हाँ ठीक है। निर्मला और राधा अपने अपने कमरे में आराम करने जाती है और शीना वॉशिंग मशीन में एक साथ कई सारे कपड़े मिक्स करके धोने के लिए डाल देती है। कुछ देर बाद राधा वहां आती है। तुमने मेरी पिंक वाली साड़ी धो दी क्या? लाओ मैं उसे सुखा देती हूँ। वो तो मैंने सुखा दी। कहाँ पर? अरे वो रही। राधा जैसे ही पलट कर देखती है तो उसकी पिंक साड़ी का रंग लाल रंग का हो चुका था, जिसे देखकर राधा का पारा हाई हो जाता है। तूने जानबूझकर मेरी पिंक साड़ी को अपनी लाल साड़ी के साथ धोया ना, जबकि तुझे पता है कि तेरी लाल साड़ी कलर छोड़ती है, तो तूने ऐसा क्यों किया? और ऊपर से मेरी साड़ी के सारे स्टोन भी खराब कर दिए। हाथ से नहीं धो सकती थी क्या? मैं भी तो कितनी बार तेरी साड़ी हाथ से धोती हूँ। अरे अरे क्या हो गया? थोड़े स्टोन ही तो निकले हैं और साड़ी लाल से गुलाबी, सॉरी गुलाबी से लाल हो गई तो अच्छा ही है ना। सबको लगेगा आपने नई साड़ी खरीदी है। और बात रही हाथ से धोने की, तो आप तो जानती हो कि मुझसे ना ये हाथ से कपड़े नहीं धुले जाते। आज के ज़माने में कौन हाथ से कपड़े धोता है? हम मॉडर्न लोग हैं, सब वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं। भाड़ में गया तेरा मॉडर्न पना और मॉडर्न चीज़ें। और मैं कोई बाबा आदम के ज़माने की नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है। लेकिन हर कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता। ये बात तेरी मॉडर्न बुद्धि में नहीं आई। मॉडर्न गवारों की मुखिया। मुझे गवार बोला आपने? मुझे गवार बोला? इसी बीच दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है और इस चक्कर में वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा नील का डब्बा वॉशिंग मशीन के अंदर ही गिर जाता है और सारे के सारे कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल नील जैसे नीले। और उसी वक्त घर पर आ जाती है उनकी बुआ सास पार्वती देवी और घर में घुसते ही उन्हें सुनाई देता है छत पर कपड़े धो रही दोनों बहुओं का कलेश। हे भगवान, ये क्या किया तूने? सारे कपड़े नीले कर दिए। ये क्या मैंने किया है? आपकी करतूत है ये। हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। अब बैठिए जीजी, मैं अभी आती हूँ। अरे रुक, मैं आती हूँ तेरे साथ। तू तो हमेशा से ही ऐसी ढीली है। घर में दो दो बहुएं हैं, वो नहीं संभलती तुझसे। जब कभी फ़ोन करती हूँ तो पीछे से इनके लड़ने की आवाज़ें आती रहती है। आज घर आई हूँ तो भी वही हाल है। कैसी सास है तू, अपनी बहुओं को काबू में नहीं रख पा रही। आपकी कोई बहू नहीं है ना जीजी, इसलिए आपको कहने में बड़ा आसान लग रहा है। ज़रा एक बार बहुओं की सास बनकर तो देखो, तब समझ में आएगा। अच्छा, तब तो आज से ही मैं इन दोनों की सास बनती हूँ और तुझे बताती हूँ कि कैसे बहुओं को संभाला जाता है। चल मेरे साथ बहुओं के पास। दोनों छत पर जाती हैं। चल नीचे, बताती हूँ माँ जी को कि क्या किया तूने। आज से तुम्हें अपनी माँ जी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे बुआ जी आप पाई लागू, पाई लागू बुआ जी। हाँ हाँ, पाई लागू हो गया। तो मैं क्या कह रही थी, आज से तुम दोनों के बीच जो भी लड़ाई होगी तुम मुझसे आकर बात करोगी। आज से तुम दोनों के लिए मैं ही तुम्हारी माँ जी हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब तो बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी बुआ सास को मुझे बहुओं की सास बनकर दिखाना है, तो कुछ दिनों के लिए इन्हें ही अपनी सास मान लो। अब देखना मैं इन्हें कैसे संभालती हूँ। 2 दिन में सीधी हो जाएंगी दोनों। पार्वती देवी चली तो है दोनों देवरानी जेठानी को सीधी करने, लेकिन वो नहीं जानती कि इन दोनों को सीधी करते करते उनकी खुद की कमर टेढ़ी होने वाली है। अगले दिन देखो तो कैसे मुझसे दोपहर का खाना बनाकर मज़े से टीवी सीरियल देख रही है। इन्हें चैन से बैठे हुए देख कर ना मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी बताती हूँ इन्हें। दीदी लाओ, अब रिमोट मुझे दो, मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। कौन सा सीरियल? तू तो कभी इस टाइम पर कोई सीरियल नहीं देखती। ये तो मेरा सीरियल देखने का टाइम है। अरे आप तो पहले से ही इतनी देर से टीवी देख रही हो, अब मुझे टीवी देखने दो ना। लाओ रिमोट दो। बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं अपना सीरियल देखूंगी, तो बाद में देखना टीवी। नहीं, मैं अभी देखूंगी। टीवी सीरियल के ऊपर दोनों में फिर से घमासान शुरू हो जाता है। तभी हॉल में बैठी पार्वती देवी निर्मला से कहती है, कैसी बहुएं हैं तेरी, दिन भर कुत्ता बिल्ली की तरह बस लड़ती रहती हैं। अभी सीधी करती हूँ मैं इन्हें, तू देखती जा। हाँ हाँ जीजी, आप भी कर लो कोशिश।
पार्वती देवी उनके पास जाती है। ये क्या हल्ला मचाया हुआ है तुम दोनों ने? शांति से टीवी भी नहीं देख सकती हो क्या? मैं तो शांति से ही टीवी देख रही थी बुआ जी, यही बीच में अपनी टांग अड़ाने आई है। क्या कहा? मैं बीच में टांग अड़ाने आई हूँ? मैं तो अच्छा भला अपना सीरियल देखने आई थी। जब से खुद टीवी देख रही हो, घर में टीवी देखने के लिए और भी लोग हैं। अरे ये क्या कर रही हो दोनों? चुप हो जाओ। एक मिनट बुआ जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और हाँ दीदी, ये टीवी ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में दिया था, इसलिए टीवी देखने का ज़्यादा हक मेरा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बुआ जी? हाँ, कह तो ठीक रही है शीना बहू। अरे क्या ठीक कह रही है बुआ जी? अगर टीवी ये दहेज में लेकर आई है तो रोहन जी भी हर महीने डिश का बिल भरते हैं, इसलिए इस टीवी में ये सीरियल आते हैं। अगर हम बिल ही ना भरे तो ये टीवी ना खाली डब्बा है, डब्बा। अब आप बताइए बुआ जी, टीवी देखने का ज़्यादा हक मेरा हुआ या नहीं? बोलिए, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तू भी ठीक ही कह रही है राधा बहू। अरे क्या बुआ जी, आप तो कुछ नहीं समझती। रिमोट दीजिए मुझे। नहीं दूंगी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो पार्वती देवी का दिमाग ही घूम जाता है। वो उन दोनों की बातों में फंसकर वापस निर्मला देवी के पास जाकर बैठती है। क्या हुआ जीजी, समझी नहीं क्या दोनों? लड़ने की आवाज़ तो अभी भी आ रही है। नहीं, वो समझ गई है। पहली बार समझाया है ना, बस अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जीजी। अगले दिन रात के खाने के बाद, देख मैंने आज रात का खाना बनाया था, तो तू अभी सारे बर्तन धो दे। क्या? इतने सारे बर्तन मैं अकेले धोऊं? क्यों? जब मैं इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना सकती हूँ तो तू इतने सारे लोगों के बर्तन नहीं धो सकती? खाना बनाने की बात मत करो दीदी, खाना तो मैंने भी दिन में सबके लिए बनाया था। तो मैंने भी तो दिन के बर्तन धोए थे ना। हाँ, तो मैंने भी तो सुबह के बर्तन धोए थे। तो मैंने सुबह का खाना भी तो बनाया था, इसलिए अब बर्तन धोने की बारी तेरी है। सारे बर्तन जल्दी से अच्छी तरह धो। अरे ऐसे कैसे हुक्म चला रही हो आप मुझ पर? नहीं धोऊंगी मैं। ये दोनों फिर से शुरू हो गई। जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे तू कहाँ जा रही है? भूल गई क्या? अभी मैं तुझे ट्रेनिंग दे रही हूँ, तुझसे ये दोनों नहीं संभलेगी। मैं जाकर संभालती हूँ, देखती जा बस। अच्छा, देखती हूँ जीजी। पार्वती देवी किचन में जाती है। क्यों, तुम दोनों ने पूरे घर में हल्ला किया हुआ है? क्या हो गया है ऐसा? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है बुआ जी। मैं छोटी हूँ ना, तो ये हमेशा मुझ पर रौब जमाती है। रौब? अरे मैंने भला तुझ पर कैसा रौब जमा दिया? ये थोड़े से बर्तन धोने के लिए ही तो कहा है तुझे। ये थोड़े से बर्तन है? पूरा पहाड़ जमा है यहाँ बर्तनों का। और वैसे भी आजकल कौन हाथ से बर्तन धोता है? मैं तो सुमित जी को बोलकर डिश वॉशर मंगाऊंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कुछ तो यूज़ हो। ओ मैडम जी, एक इतना सा काम करती हो, उसमें भी तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए? तुम्हारा बस चले तो अपने कमरे से निकलकर पूरे घर में घूमने के लिए भी तुम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करोगी। बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर मंगाएगी ये। अरे बेटा, तो क्या हो गया? राधा बहू ने सबके लिए खाना भी तो बनाया था, तो तू बर्तन धो दे बेटा। इसमें इस तरह लड़ने वाली क्या बात है? आप ना इनका ज़्यादा पक्ष मत लीजिए बुआ जी। इन्होंने अभी खाना बनाया है, तो मैंने भी तो दिन में खाना बनाया था और सुबह के बर्तन भी धोए थे। और हाँ, सुबह के बर्तन ना और भी ज़्यादा थे। इन्होंने तो नाश्ते में ऐसा कुछ खास बनाया भी नहीं था, इसलिए मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी। तो बेटा तू... एक मिनट बुआ जी, अगर तू ये बर्तन नहीं धोएगी तो फिर मैं भी नहीं धोऊंगी। जा रही हूँ अपने कमरे में। हाँ तो जाओ ना, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। दोनों पार्वती देवी को ऐसे इग्नोर करके जाती है जैसे मटर पनीर में कोई मटर को इग्नोर करता है। पार्वती देवी अपना कन्फ्यूजन से भरा चेहरा लेकर बाहर हॉल में आती है। क्या हुआ जीजी, समझ गई दोनों? संभाल लिया ना आपने? हाँ, संभाल ही लिया। देख अब कहाँ आ रही है दोनों के लड़ने की आवाज़। हाँ जीजी, आवाज़ तो नहीं आ रही। वैसे आवाज़ तो बर्तन धोने की भी नहीं आ रही। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है जीजी। अगले दिन, तुझे किसने बोला सुबह सुबह कढ़ी बनाने के लिए? मैंने तुझसे कहा था ना, ये दही मैंने दही वड़े के लिए जमाई है। हाँ, लेकिन अभी दही वड़े बने कहाँ थे, तो मैंने कढ़ी बना ली। दही वड़े तो दोपहर को ही बनेंगे ना। अब ये जो इतनी सारी दाल भिगोई है, उसका क्या करूँ मैं? सबके लिए पहले ही कढ़ी चावल बनाकर रख दिए तूने। अरे तो इसे आप खा लेंगे,
दिन में दही वड़े के लिए दही बाजार से ले आना। तुझे पता है ना, माँ जी बाहर की दही नहीं खाती। ये कब हुआ? अभी हुआ। अच्छा, और वैसे भी सुबह सुबह फ्राइड वड़े खाने नहीं चाहिए, इसलिए कढ़ी ज़्यादा अच्छी है। यू नो ना, आई एम हेल्थ कॉन्शियस। आपको तो हेल्दी फूड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओह, आई बड़ी हेल्दी फूड वाली। बड़े फ्राइड होते हैं तो क्या कढ़ी के लिए पकौड़े तूने पानी में तलने हैं? जी ज़रा समझा कर तो आओ, आपसे ही संभल पाएंगी। मैं? अरे मेरी तो ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे देर हो जाएगी। मुझे ना अभी ही निकलना पड़ेगा, अगली बार आते ही समझा दूंगी। अरे जी आप जा रही हो इतनी जल्दी, वो भी इन्हें बिना सुधारे? थोड़े दिन तो रुक जाओ, ये पक्का सुधर जाएंगी। रुकूंगी ना, अगली बार पक्का रुकूंगी। हाँ, अब तो ट्रेन की टिकट हो गई है, क्या करे? बुआ जी अब आप ही बताइए, कढ़ी गलत बनाई ना इसने? मैं चलती हूँ। लेकिन मेरी बात का जवाब। पार्वती देवी अपना बैग उठाकर चीते की फुर्ती से वहां से भाग निकलती हैं और उसकी ये हालत देखकर निर्मला देवी हंस हंस कर लोट-पोट हो जाती है। बहुओं को मैं संभाल कर दिखाऊंगी। आकाश 26 साल का हो चुका था और उसकी अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। अब उसकी माँ कावेरी को उसकी शादी की चिंता सता रही थी, लेकिन आकाश न जाने क्यों अब भी इस बात को टाल रहा था। अरे माँ, आपको कितने बार कहा है कि ये शादी वादी की बातें मुझसे मत किया करिए प्लीज़। अरे तुझसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? अब तो तेरी अच्छी जॉब भी लग गई है, अब क्या दिक्कत है शादी करने में? अरे माँ, शादी इतना बड़ा फैसला होता है ज़िंदगी का, यूं ही किसी से भी नहीं कर सकता मैं। और वैसे भी मुझे ये एक बार मिलो और फिर दूसरी बार में रिश्ता पक्का, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझे फिर? हाँ, कैसे लड़की ढूंढेगा? मैं लड़की को पहले जानूंगा, बात करूंगा, उसकी पसंद नापसंद को समझूंगा, उसे बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद है, फिर ही मैं शादी के लिए हाँ कहूँगा। हाँ, तो लड़की ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। अरे माँ, आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, मैं भी उसी में से कोई ढूंढ लूँगा। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिसके ज़रिए आप अपनी पसंद के हमसफ़र को चुन सकते हैं। तो फिर देरी मत कर बेटा, अब कोई अच्छी सी बहू ला कर दे दे मुझे बस। अरे माँ, अभी तो कहा ना कि मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं लूँगा। मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। आकाश भी अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ तो रहा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा चेहरा और खूबियाँ मिल नहीं पाई थी जो उसे पसंद आए। इससे पहले भी उसने एक दो लड़कियों से बात की थी, पर वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। दिव्या शर्मा, ये कुछ अच्छी लड़की लग रही है, इसके प्रोफाइल में जाकर देखता हूँ। ओहो, पढ़ी लिखी भी है, इसकी और मेरी पसंद तो एक जैसे ही लग रही है। इसे मैसेज करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमें एक बार मिलना चाहिए। कल मिलने के लिए बुलाता हूँ ऑफिस के बाद, ये सही रहेगा। अरे क्या कर रहा है, चल खाना खा ले बेटा। हाँ बस 2 मिनट में आया माँ। क्या हुआ, किसी लड़की से बात कर रहा है क्या? हाँ माँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। इसका मतलब रिश्ता पक्का? अरे माँ, पहले मुझे उससे मिल लेने दो, कैसी है, कैसा नेचर है उसका, जानने तो दो। हाँ ठीक है, लेकिन देख ज़्यादा खामियां मत निकालना उसमें, आजकल लड़कियां मिलती कहाँ हैं। हाँ माँ ठीक है, चलो अब मुझे भूख लगी है, खाना तो परोस दो। आकाश ने अगले दिन शाम को दिव्या के साथ मीटिंग रखी थी और वो ऑफिस के पास वाले कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहा था। अरे ये अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है मैं ही जल्दी आ गया। वैसे उसकी फ़ोटो तो देखी है, प्रोफाइल में तो अच्छी दिख रही थी, पता नहीं सामने कैसे दिखती होगी। लगता है आ गई। हाँ है तो यही, ये तो फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर है और सफ़ेद कुर्ती में तो बहुत ही सुंदर लग रही है, माशाल्लाह। आकाश? जी आइए बैठिए ना। सॉरी, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। वो क्या है ना, रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गया था। अरे कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए, होता है ये तो। वैसे ये मेरी पहली मीटिंग है किसी लड़की के साथ, मैं आज से पहले कभी किसी से नहीं मिली हूँ। मेरी भी। तो आपको क्यों लगा कि आपको मुझसे मिलना चाहिए? हमारी पसंद नापसंद मिल रही थी, हमारी हॉबीज़ भी बिल्कुल एक जैसी ही थी, इसलिए मुझे लगा कि हमें मिलना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप असल ज़िंदगी में फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है आप।
थैंक यू तारीफ करने के लिए। वैसे आप भी दिखने में बुरे नहीं हैं। हाँ, पर आप जितना तो खूबसूरत नहीं हूँ मैं। आप लड़कियों को इम्प्रेस करना अच्छे से जानते हैं लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखकर बस तारीफ अपने आप निकल रही है मुँह से। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पिताजी की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी और बड़ी बहन की शादी हो गई है। अब घर में बस माँ और मैं। जी, आपको देखकर लगता है कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। माँ की ही तो मर्जी है कि अब मैं जल्दी से शादी कर लूँ बस। मेरे पापा का भी यही हाल है। आपका पहले कोई बॉयफ्रेंड या और कोई रिश्ता? नहीं, मेरा इससे पहले कभी कोई रिश्ता नहीं रहा और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। वो क्या है ना, आजकल लड़कियां खुद को इतना मॉडर्न समझती हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब तो चलता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन बातों को लेकर ज़रा भी मॉडर्न नहीं हूँ। मैं भी ऐसी हूँ। मुझे लगता है कि आपको जीवन में एक ही इंसान के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। आपकी सोच तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। आकाश और दिव्या की पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद वो लोग कई बार मिले, एक दूसरे को जाना और समझा, और आज आकाश दिव्या को शादी के लिए पूछने जा रहा था। दिव्या, हमें बहुत वक्त हो गया है एक दूसरे से मिले। तुम्हें क्या लगता है, अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए या अब भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानना था मैं समझ चुकी हूँ। अब मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे माँ और पापा को भी तुम पसंद हो। और मैंने अपनी माँ को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो भी यही चाहती है कि अब हम शादी कर लें। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब एक बात मैं तुमसे बस पूछना चाहता था कि तुम्हें यकीन है ना कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी? हाँ, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी और ये भी विश्वास है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं करोगी। और मुझे भी विश्वास है कि तुम कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। और आखिर वो दिन आ ही गया था जिस दिन आकाश ने दिव्या को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। दोनों के परिवार भी बहुत खुश थे। दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली थी। दोनों ने 7 वचनों में बंद कर अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताने का वचन दे दिया। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों एक सोशल मीडिया पर मिले और आज हमारी शादी भी हो गई और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे भी कभी नहीं लगा था कि मैं सोशल मीडिया से जिस लड़की से मिला हूँ उससे कभी शादी भी करूँगा। मुझे लगता था कि जो लड़कियाँ इन साइट्स पर होती हैं वो बस लोगों के साथ टाइम पास करती है। ऐसा भी नहीं है, कई सारी मेरी जैसी अच्छी लड़कियाँ भी तो होती हैं। हाँ, पर बहुत कम। इसीलिए तो मैंने अब ये सब डिलीट कर दिया है। वैसे मैंने अभी तक ये सोशल साइट्स को डिलीट नहीं किया, लेकिन कर दूँगी क्योंकि अब तो मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। अब हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। हाँ, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। दिव्या और आकाश पूरे परिवार के लिए और अपने दोस्तों के बीच में एक मिसाल बन गए थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा। लेकिन शायद इस जोड़ी को भी कहीं किसी की नज़र लग गई थी। आकाश, तुमने कहा था कि इस छुट्टी में तुम मेरे साथ वक्त बिताओगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन काम आ गया है ऑफिस का, तो क्या करूँ अब? काम भी तो ज़रूरी है ना। तुम्हारे लिए तो बस काम ही ज़रूरी है। जब देखो काम का बहाना देते रहते हो। पिछले कितने समय से तुमने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, बोलो। अरे दिव्या, अब हम बच्चे नहीं रहे। देखो, काम करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है, तब जाकर ज़िंदगी में सुख मिलता है। तो तुम्हारा मतलब है कि पैसा और करियर ही सब कुछ है, रिश्ता कुछ भी नहीं? तुम क्यों मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, मुझे अपना करियर बनाने दो, उसके बाद तो हम साथ ही रहने वाले हैं ना। जब तक इस काम से फुर्सत निकालोगे ना, तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँगी। आकाश, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दिव्या प्लीज, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्या फायदा जब हमारा रिश्ता ही इस वजह से खराब हो रहा है? देखो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, मुझे अभी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरी बात तो सुनो। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो आकाश, कभी मेरी बात को नहीं सुनते।
कभी मेरी बात को समझती नहीं हो। मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिव्या और आकाश के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। आकाश अभी तक नहीं आए, फ़ोन करके देख लेती हूँ। तुम अभी तक घर नहीं आए? हाँ, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट का काम आ गया है। फिर प्रोजेक्ट? इसका मतलब है कि अब तुम रोज़ देरी से आओगे फिर से? हाँ प्लीज़ थोड़ा समझो दिव्या, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं आ जाऊँगा अपने आप। तुम्हारी मर्जी, मेरी आज तक सुनी है जो आज सुनोगे। अरे ये किसका मैसेज आया है? ये तो विशाल है जो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। अभी भी मुझे भाव दे रहा है। चलो बात कर ही लेती हूँ। दिव्या और आकाश के बीच बढ़ती दूरियां कावेरी को भी दिखाई दे रही थी और वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी। आकाश, तू इतनी देरी से घर आता है आजकल? हाँ माँ, एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, बस उसी के काम में लगा हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो गया ना तो मेरा प्रमोशन पक्का है। हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुझे अपनी शादी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दिव्या को भी तेरे वक्त की ज़रूरत है बेटा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि मुझे दिव्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी मेरा काम ज़रूरी है। मुझे हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए काम करना है, और तुम जानती हो ना कि अब दिव्या भी माँ बनने वाली है, तो खर्चे तो और भी बढ़ेंगे हमारे। मैं समझती हूँ बेटा कि बच्चे के आने पर खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त दिव्या को भी तेरे साथ की ज़रूरत है। वो माँ बनने वाली है बेटा। माँ तुम हो ना उसका ध्यान रखने के लिए, और मैं ये सब हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि तुझे दिव्या को भी उतना ही वक्त देना चाहिए। हाँ हाँ समझ गया, अब चलता हूँ ऑफिस के लिए। कावेरी को लगा था कि शायद बच्चे के आने से दिव्या और आकाश का रिश्ता पहले से बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके रिश्ते में अब भी काफ़ी दूरियां थी। हेलो आकाश, आज मुझे चेकअप के लिए जाना है, तुम आ रहे हो ना? ओह सो सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने तो एक मीटिंग रख ली है। अब तुम प्लीज़ माँ के साथ चली जाओ ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी तुम्हारी माँ के साथ की है, तुम्हारे साथ नहीं। अब जब हमारा बच्चा भी आने वाला है, फिर भी तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे डियर, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे बच्चे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, जिससे उसके दुनिया में आने के बाद किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। ये सब तुम्हारे बहाने हैं बस। मैं भी अब वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, तो मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है। कभी कभी इंसान गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो सही है या गलत। दिव्या ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने जिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया था, उन पे अब अलग अलग लोगों के साथ बात करने लगी थी, और वो भी सिंगल बनकर, जिसकी खबर आकाश को बिल्कुल भी नहीं थी। दिव्या, तुमने अपनी दवाई ले ली? दिव्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी? अरे क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो फ़ोन में घुसी रहती हो। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, समझे? दिव्या देखो, ये सब मेहनत, ये सब सेविंग्स, ये सब कुछ तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आकाश और दिव्या का बच्चा अब इस दुनिया में आ चुका था, और आकाश अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश था। देखो तो कैसे हंस रहा है गुड्डा। हाँ। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ है ना यहीं। क्या कह रहे हो? यहाँ लाओ, तुम्हारा फ़ोन दो मुझे। मेरी बात सुनो। दिव्या, ये तुमने तो कहा था कि तुम ये सब डिलीट कर दोगी, जैसे मैंने कर दिया था। तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा? क्या कह रहे हो तुम आकाश? ये देखो माँ, ये कितने लड़कों से बात कर रही है, वो भी ये बोलकर कि वो सिंगल है। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये सब भी मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। अगर तुमने मुझे वक्त दिया होता तो मुझे ये ना करना पड़ता। दिव्या, मैं समझती हूँ कि आकाश ने तुम्हें वक्त नहीं दिया, लेकिन वो मेहनत भी तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कर रहा था ना, और तुम ये सब कर रही थी। इससे तुम सही तो साबित नहीं हो जाती। नहीं, अब और ज्यादा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं धोखे के साथ नहीं रह सकता हूँ।
तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? अरे बस, अब चुप हो जाओ दोनों। अब बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं रह गई, अब तुम्हारा बच्चा भी इसमें शामिल है, समझे दोनों? इसलिए अब तुम दोनों को खुद के बारे में नहीं, उसके बारे में सोचना होगा। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सच में। एक बार विश्वास टूटने के बाद फिर से नहीं जुड़ सकता। याद है मैंने शादी से पहले ही कहा था कि तुम कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मुझे खुश रखोगे। अब यह रिश्ता तुम दोनों को अपने बच्चे के लिए निभाना होगा। वो इतना छोटा है, उसे माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, मेरी पत्नी नहीं, समझी? हम दोनों साथ में सिर्फ माता पिता बनकर रहेंगे, पति पत्नी बनकर नहीं। कई बार हालात आपको ऐसे मोड़ पर ला देते हैं कि आपको क्या सही है और क्या गलत समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है, कावेरी का फैसला सही है? दिव्या की गलती सही है या उसमें आकाश का कसूर है? क्या आकाश का फैसला सही है या उसे दिव्या को एक और मौका देना चाहिए?